गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रभाकर सर आज फिर से आप लोगों को विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग फिर से एनटीपीसी सेट 7 का डिस्कशन जो है सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सेट 6 भी आप लोगों का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 7 आज हम लोग कर रहे हैं और फिर उसका डिस्कशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ तो ऑलरेडी आप लोगों को पहले मिल चुका है, 7 का नया वाला पीडीएफ देखिएगा आप लोग, ठीक है। और पहले सबसे ज़रूरी है पीडीएफ तो डाउनलोड करिए ही करिए। और जो इसका मतलब है कि आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, तो पहले टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ लीजिए और प्रैक्टिस करिए, अच्छे मार्क्स उठाइए। अगर इसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ रहे हैं मतलब समझिए आप एनटीपीसी के लिए बेहतरीन से तैयार हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के डिस्कशन के बारे में देखते हैं। हम लोग मैथ का जो हम लोगों का डिस्कशन है आज का, वो पहला क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का टाइम एंड वर्क से दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, तो देख लीजिए सामने क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रीडिंग दे दीजिए दीपक जी। तो क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में करते। बाबू देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, इस तरह के सवाल में हम लोग सबसे पहले करेंगे कि ए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और ए सेपरेट उस वर्क को कितना दिन में कर रहा है, 18 दिनों में। सबसे पहला काम बाबू करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 18 का एलसीएम बाबू कितना हो गया, 18 यूनिट। यानी इसी 18 यूनिट को हम अपना क्या कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं, TW टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब जिसको ए और बी मिलके 6 दिनों में कर दे रहा है। कितना वर्क कर दे रहा है 6 दिनों में, 18 यूनिट को कर दे रहा है 6 दिनों में। यानी पर डे उसका क्षमता जो हो जाएगा बाबू, इफिशियंसी कितना, 6 या 18। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट और ए का कितना हो जाएगा, 18 का 18 1 यूनिट। अब आप ही बताइए, कॉमन सेंस है भाई, ए अगर एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि बी अगर अकेले काम करेगा तो एक दिन में कितना, 2 यूनिट वर्क करेगा कि नहीं करेगा भाई। अगर ए 1 कर रहा है तो बी को 2 यूनिट करना होगा, तब ना 3 यूनिट हो रहा है टोटल। तो आपसे पूछ रहा है लास्ट में कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी को कितना समय लगेगा, बी इजकल टू कितना, 18/2 यानी कितना, 9 दिन लग जाएगा। देखिए एकदम बिना बनाए हुए आप कलम को थोड़ा सा स्टार्ट करते तो आप इस जवाब तक पहुंच सकते थे, ठीक है। कितना आंसर हो गया हमारा, विकल्प सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं सर हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का कितना नंबर पे है। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का वो देखिए आपका क्या रहा। इसको आप हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं नॉर्मली वे में, बहुत ही आसान सा है। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक समतल भूमि पर 7 मीटर और 12 मीटर लंबाई की 2 खंभे लगे हैं। ओके भाई, समतल भूमि मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर 2 वर्टिकल लाइन खड़ा है, जो एक 7 मीटर हाइट का है और दूसरा 12 मीटर हाइट का है। और उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ वो 12 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है उसके टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए बड़ा ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग, पहले तो 2 लाइन खींचेंगे, एक 7 मीटर लेंथ वाला और एक 12 मीटर लेंथ वाला। बाबू यही है ना, ये हमारा 7 मीटर लंबाई वाला है और ये 12 मीटर लंबाई वाला है, ठीक है। इसको ऐसे मिलाएंगे हम लोग, तब ना इसके टॉप का डिस्टेंस निकलेगा। यही तो डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ये डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया। अगर ये 7 तो यहाँ से यहाँ ये लंबाई भी 7। ओके, इसका मतलब रेस्ट जो ये बच गया ऊपर वाला पार्ट कितना, 5 मीटर का बच गया कि नहीं बच गया। अब बताइए अगर इसके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी आपको 12 मीटर फाइंड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी लंबा कितना हो जाएगा हमारा, 12 मीटर हो जाएगा। ओके, अगर ये 12 मीटर और ये 5 मीटर है और ये लेंथ आपको पता करना है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, इतना तो आप में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ट्रिपलेट किस किस लेंथ पर ट्रिपलेट होता है। जैसे 5, 12, तो भाई 5, 12 और 13 आपस में ट्रिपलेट होता है, तो ये लंबाई कितना, 13 मीटर हो गया। अगर कोई इस लंबाई को फाइंड ही करना चाहेगा तो कैसे फाइंड करेगा बाबू, इसको भी कर आप क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कर्ण कह सकते हैं, हाइपोटेनस कह सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो ये लंबाई कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये लंबाई जो फाइंड करते हैं इस लेंथ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर का होल ओवर रूट कर दीजिए। इसको सोल्व करेंगे 169 आ जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना, 13 मीटर आ जाएगा। यही हो गया उसके टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना, 13 मीटर। ओके, आगे चलते हैं बाबू हम लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा हम देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो क्या है, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। और एज प्रॉब्लम आप लोग जानते हैं कि रेलवे के लिए खासा इंपॉर्टेंट है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एज प्रॉब्लम पर इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है रेलवे में एज प्रॉब्लम से, बट यहाँ तो हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं आपको, प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। कई तरीक़ों से कर सकते हैं हम लोग। अगर आप प्रजेंट को 5x 7x कर देते हैं और 18 वर्ष पहले का मालूम है, तो 5x - 18 अपॉन 7x - 18 बराबर भी आप 8/13 करके बना सकते हैं। और रेशियो का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए क्या दिया हुआ है। तो कहेंगे सर 18 वर्ष पहले का जो रेशियो है, सर 18 वर्ष पहले का ए और बी का वो क्या है, A/B का। देख लीजिए सर, तो 8:13 कितना है, 8:30, ओके। और वर्तमान में जो है ए और बी का, वर्तमान में जो ए और बी का रेशियो है वो कितना दे रखा है, 5:7। तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर ये तो गड़बड़ लग रहा, सर 8 था, 18 वर्ष बाद 5 हो गया। तो रेशियो है, हो सकता है, बट यहाँ पर आपको उसको एग्जैक्ट दर्शाना होगा जो बड़ा दिखे। उसके लिए क्या बताए थे हम लोग, डिफरेंस को बराबर कर लेते हैं बाबू। डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस है 8 13 का कितना, 5 का, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका डिफरेंस कितना है, 5 7 का, 2 का, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 दूना 16 और 13 दूना 26। ये कितना हो गया, 5 25, और ये कितना हो गया, 7 5 35। अब बताइए, अब लग रहा है ना बड़ा भाई। 18 वर्ष पहले जो ए 16 यूनिट का था, 18 वर्ष बाद जब प्रेजेंट आया, यहाँ से यहाँ का अगर हम दूरी पता करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 वर्ष का ये डिस्टेंस हो गया। कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक का लंबा, कितना डिस्टेंस है, 18 वर्ष का लंबा डिस्टेंस है बाबू। यहाँ से यहाँ आने में 18 वर्ष लगा, ठीक है। तो आप अब क्या कहेंगे कि सर 16 यूनिट से 25 हो गया, 26 से 35 हो गया, यानी कि दोनों ही केस में आपने क्या देखा कि 9 यूनिट का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। 9 यूनिट का वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इधर यूनिट में 9 यूनिट का वृद्धि हुआ है और इधर जो है एग्जैक्ट में कितना, 18 वर्ष का वृद्धि हुआ है। तो आप नहीं कह सकते कि सर इट मीन्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 यूनिट का जो वैल्यू यहाँ पर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 18 वर्ष। 9 यूनिट का वैल्यू कितना, 18 वर्ष, यानी 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। आप लोग जान रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो बाबू ए की वर्तमान आयु अब कितना, 25 यूनिट है। हम पहले भी बताए थे आप लोगों को, जब हम लोग डिफरेंस बराबर कर लेंगे तो पहले वाला रेशियो अब कोई काम का नहीं रह गया। अब अगर 18 वर्ष पहले का रेशियो बोलेगा तो 16:26 होगा, और जब प्रेजेंट का रेशियो बोलेगा अभी तो कितना, 25:35 है ये क्या। तो आपसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए की वर्तमान आयु बाबू कितना, 25 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो 25 यूनिट का वैल्यू मतलब 25 यूनिट का मतलब कितना ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र मतलब 25 यूनिट, यही ना। और बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना 50 वर्ष हो जाएगा। जो देखिए आपके विकल्प में कौन सा है, कौन सा है आपके विकल्प में, तो विकल्प ए इज द राइट आंसर, परसेंटेज ऑफ ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिए क्या है, 18 नंबर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सर ये ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री में जो हम लोग एंगल, कोण और उसके माप, एंगल देयर मेजरमेंट जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग कोटि पूरक, समपूरक पढ़ते हैं। तो बाबू समपूरक किसको कहते हैं, कोई कोण समपूरक कोण कब कहलाता है, तो जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो आपस में वे क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी समपूरक कोण कहलाते हैं। और कोटि पूरक कब होता है, देखिए अगर यहाँ पर देख लीजिए, पहले सपोज करिए कि अल्फा और बीटा दो एंगल है आपको, तो अल्फा और बीटा दो एंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो अल्फा और बीटा आपस में क्या, समपूरक कोण कहलाता है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। और जब अल्फा प्लस बीटा का जोड़ 90 डिग्री हो जाए बाबू, तो अल्फा बीटा इस कंडीशन में कोटि पूरक कोण कहलाता है, इसी को पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास सवाल क्या है, देखिए
अभी जो हमारे पास सवाल है वो क्या है, अभी जो हम लोगों के पास सवाल है वो क्या है, कह रहा है कि उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे, सपोज एंगल इजकल टू थीटा। क्या सपोज करेंगे कि एंगल को हम लोग थीटा सपोज कर लिए बाबू। अगर वो जो कोण मेरा थीटा अगर मान लिए तो बताइए इसका पूरक कोण क्या होगा। जो कोण हमारा थीटा है उसका पूरक कोण कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि पूरक कोण होने का मतलब दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा पूरक कोण कितना 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा। और उसी कोण का अगर बाबू संपूरक कोण निकालना चाहेंगे हम लोग, संपूरक कोण मतलब सुप्लीमेंट्री एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा, यही हुआ। अब सवाल में देखिए जो कह रहा है उसको इक्वेट कर दीजिए। कह रहा है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, जिसका संपूरक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा। संपूरक जो है इसके पूरक यानी 90 डिग्री माइनस थीटा के किसके बराबर 3 गुना के बराबर है बाबू। ये तो गुना इसको 3 से कर दीजिए, क्या बराबर हुआ। अब अगर बराबर हो गया तो हल कर दीजिए। 180 डिग्री माइनस थीटा इसका तो कितना 27 270 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब बताइए 3 थीटा को अगर इधर ले आते हैं हम लोग तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस प्लस में 3 माइनस में 2 तो कितना प्लस में 2 थीटा बच जाएगा। 270 में से 180 को हम लोग लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा देखिए घटा के 90 डिग्री लग रहा बच जाएगा ना, यहीं बचेगा। अरे भाई 180 है, अगर यहाँ 180 होता तो 180 निकाल देते, इसमें से 10 ज़्यादा निकाल देते, यानी 100 नहीं बचता 90 बच गया। कितना थीटा बराबर 45 डिग्री निकल गया। तो क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे यही तो पूछ रहा था कि एंगल कितना है भाई, उस कोण का माप क्या है, तो वो तो 45 डिग्री ही है ना। आप यहाँ मौखिक भी बिना बाने हुए भी आप कह सकते थे कि अगर सर वो एंगल 45 लेते हैं तो उसका जो पूरक कोण होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और अगर कोण 45 है तो उसका संपूरक कितना हो जाएगा, संपूरक कितना हो जाएगा सर 135 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा संपूरक 135 हो जाएगा। तो भाई 45 का 3 गुना तो है 135, 45 तिया 135 होता है ना, 4 तिया 12 5 15 135। इसका मतलब आप मौखिक भी बना सकते थे कि सर अगर सपोज कर लेते मन ही मन कि सर हमारा कोण अगर 45 है तो उसका पूरक एंगल 45 हो जाता, क्योंकि 90 माइनस 45 तो पूरक 45 हो जाता। संपूरक कितना होता, तो भाई 180 माइनस 45 बराबर 135। तो सवाल बोल रहा है कि पूरक जो है उसके संपूरक का क्या है, संपूरक जो है उसके पूरक का 3 गुना है। तो भाई अगर पूरक 45 था उसका 3 गुना 135 होता है, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी मौखिक बना सकते 45 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है बाबू अगला प्रश्न जो हम लोगों का है वो 2 फिजिक्स था। देखिए ट्रिगोनोमेट्री से आ गया, कहाँ से आ गया, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से। और ये बड़ा ही आसान है। ऐसा सवाल को बनाने के लिए आप लोग कई तरीके का तरकीब अप्लाई कर सकते हैं। कोई कहेंगे कि सर टेन थीटा का वैल्यू a/b दिया हुआ है तो साइन कॉस फाइंड कर लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ये भी एकदम सही है। कोई कहेंगे सर जो मेरा प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न में हम लोग अंश और हर में कॉस थीटा से भाग लगा देते हैं। कॉस थीटा से भाग लगाने से क्या फ़ायदा हुआ बाबू कि हमारा जो सवाल है, जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जो हमारा एक्सप्रेशन है क्वेश्चन का, वो टेन के फॉर्म में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, देखिए ना, a साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा, a टेन थीटा हो जाएगा, प्लस b कॉस थीटा में जैसे कॉस करेंगे कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, हर में भी वही होना है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा बाबू, हमारा क्वेश्चन जो है वो कहाँ फंस जाएगा, टेन के रूप में आ जाएगा और सोल्व करना तब आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप एक अप्रोच और देख सकते हैं। एक अप्रोच और क्या देख सकते हैं कि सर टेन थीटा का वैल्यू अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो सर क्या यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर a और कॉस थीटा बराबर b है।
बाबू यहाँ पर तो हम लोग कह सकते हैं, मगर इसी पर अगर डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाए 3/4 या 3/5 तो वहाँ पर देखेंगे कभी कभी ये आपका प्रोसेस मिस कर जाएगा, आंसर आपका एग्जैक्ट समय एग्जैक्ट तक क्या होगा नहीं पहुंच पाएगा। तो आप करिए क्या, उस प्रोसेस के बारे में थिंक ही मत करिए। अगर यहाँ पर आप थिंक करते हैं तो कहेंगे सर साइन अपॉन कॉस, यानी साइन बराबर ए है या कॉस बराबर बी है, तो यहाँ साइन की जगह पे ए रखेंगे तो ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर कह सकते हैं कि सर हमारा आंसर जो होगा विकल्प डी हो जाएगा। तो आपका कोई गलती नहीं है बाबू, आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा, और रियली में हमारा आंसर जो विकल्प डी ही होने वाला है। मगर जब यहीं आप डिजिटल वैल्यू पर जाएंगे 3/4 या कुछ इस तरह का डाटा दिया रहेगा, तो यहाँ पर ये रूल आप अप्लाई करते हैं तो मिस्टेक हो जाता है किसी किसी प्रश्न में, तो हम लोग ऐसा थिंक करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच जो हमारा होगा बाबू, देखिए ये इस तरह से होगा। तो क्या गिवन किया गया है, गिवन किया गया है given that tan theta is equal to a/b। ओके, अब हमारा एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हम बोले बाबू आपको cos थीटा से दोनों में भाग लगा दीजिए, अंश में भी और हर में भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में भाग लगाने से पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो लगा दीजिए भाग और देखिए आप अपने परिणाम तक। यही ना हमारा सवाल था, जो सवाल था उसमें हमने कॉस से ऑलरेडी क्या किया, भाग लगा के यहाँ लिखे। आपको बोल पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो बाबू आप क्या कहेंगे कि सर जब ये भाग लगाएंगे तो कॉस से इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो इसमें लगेगा तो ये a tan थीटा का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, a tan थीटा का रूप, और ये क्या ले लेगा, ये क्या ले लेगा, कॉस से कॉस खत्म, b हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस a tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a tan थीटा माइनस कितना, कॉस से कॉस खत्म, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या अब इसको हल करना आपके लिए कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है, तो टेन का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कि a/b, तो क्या कहेंगे सर a मल्टीप्लाई a/b प्लस b, नीचे क्या कहेंगे a गुने a/b माइनस b। हाँ, अब इसको आप जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपको यही परिणाम देगा, नीचे में b नीचे में b कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रिजल्ट क्या देगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपके विकल्प डी में दिया गया है, और जो साइन अपॉन कॉस करके आप लोग इसको देख रहे थे, तो जो रिजल्ट आया था। ओके सर, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का 24 नंबर है, परसेंटेज चैप्टर से है, बड़ा ही आसान है, और ऐसा सवाल में टफनेस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी न किसी सेट में। यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ। एक चुनाव हुआ दो व्यक्तियों के बीच में जिसमें एक को कितना मिला, 84%, और बोल रहा है जिसे 84% मत प्राप्त हुए वो 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी 476 मतों से जीत गया। अब आप ही बताइए कि अगर जीतने वाले को बाबू कितना मिल रहा है, 84%, तो कॉमन सेंस की बात है कि सर जो हारने वाले उसको कितना मिला होगा, केवल और केवल 16% मिला होगा, नहीं मिला होगा। तो जीतने वाले अगर 476 अधिक मत से जीत गया, इसका मतलब कितना अधिक प्रतिशत वोट लाया वो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 84% लेस देन 16%, क्या कहेंगे 84% माइनस 60% का जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है वो कितना है, 476 है। आप इसको घटाइए, क्या रिजल्ट आया, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 1 गया 6, 68% का वैल्यू क्वेश्चन में 476 दे रखा है। अब आपसे बोल रहा है तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है भाई, तो 100% है, यही ना सपोज किए थे मन ही मन हम लोग, तब ना बोले एगो को 84 मिला, दूसरा को 16 मिला, दोनों को जोड़कर वही तो वोट गिरा था टोटल। तो क्या पूछ रहा है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है बाबू, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं 476/68 मल्टीप्लाई 100, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा, हल कर दीजिए। 68 से 7 बार में बाबू कट जाएगा, ये सोचना क्या है, और रिजल्ट आपका
700 हो जाएगा। ओके, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए। तो जो पढ़े होंगे सारा टॉपिक उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। आप अपने पड़ोसी को भी भाई सेंड करिए, थोड़ा उसको भी दिखाइए। रेलवे के एग्ज़ाम तो सभी देते हैं और हम इन बातों से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि प्रैक्टिस के लिए, सेट प्रैक्टिस के लिए आदमी एकदम खूब मेहनत करता है बाहर निकल के ऑफलाइन क्लास में। ज़रूरी है ऑफलाइन ज़रूरी है, बट अगर बच्चा खुद पे संयम रखे और घर में अपने आप से ईमानदारी बरते और इसी सेट को अगर डाउनलोड करके अगर 1 घंटा या जो भी टाइमिंग मिलता है हम लोग उसमें अगर सेट किया जाए प्रैक्टिस, तो इससे बेहतरीन नहीं कुछ हो सकता। भाई घर में अपना शांतिपूर्ण ढंग से सेट भी प्रैक्टिस कर लिए, पैटर्न भी समझ में आ रहा है सभी सब्जेक्ट का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इस तरह से हम लोगों का। यदि एक समांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण, देखिए सबसे पहले आपको हम समांतर चतुर्भुज के बारे में बताना चाहेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में कुछ। देखिए पैरेललोग्राम जो होता है बाबू हम लोगों का पैरेललोग्राम, उसके बारे में पहले देखिए। अगर हम कहें कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है बाबू, तो एक बात आप जानते होंगे समांतर चतुर्भुज में कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होता है। यानी ये और ये बराबर और समांतर होता है, ये और ये भी समांतर होता है। और आप ये भी ज्योमेट्री से जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इस प्रकार जो एंगल बनता है दोनों का जोड़ क्या होता है, अंतःकोणों का जोड़, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप इस कोण को थीटा कहेंगे तो बिना कुछ कहे हुए ये कोण पता है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और दूसरा एक बात और आज समझ ही लीजिए आप कि सर समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। ओके, देखिए ना, ये थीटा तो 180 माइनस थीटा, क्यों, तो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल 180। और जब हम कहेंगे कि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, ये थीटा, तो 180 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए और ये भी थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है बाबू, तो अब आपके क्वेश्चन में आते हैं। आप अगर ये बातें समझ रहे हैं तो आपका सवाल एकदम यू बन जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या बोल रहे हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण उसके छोटे कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है। ओके, तो आप अगर सपोज करिए कि अगर सबसे छोटे कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है सबसे छोटे कोण, ये देखिए यहाँ कण लिखा हुआ है, उसके सबसे छोटे कोण है बाबू, ये क्या है, कोण है, कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है। तो यहाँ जो 180 डिग्री हम लोग लिख दें, अगर इसको हम लोग हटा दें, अगर इस 180 को हम लोग हटा दें, नहीं हटा ना भाई, हट जाओ रे, हटवे नहीं किया, हट जाओ भाई, हट गया, यहाँ से भाई तू भी हट जा, हट गया। अब देखिए इसी पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कह रहा है, उसके छोटे कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम। हम सपोज किया कि भाई उसका छोटा कोण अगर थीटा है तो उसका बड़ा कोण के बारे में क्या बोला हमको, बड़ा कोण उसके छोटे कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है। इसके दुगुने से ये 30 डिग्री क्या होगा बाबू, कम है, 30 डिग्री कम है, यानी दुगुने से 30 डिग्री कम है, यानी यही ना है 2 थीटा लेस देन 30 डिग्री। अब आप अपना सिक्स सेंस अप्लाई करेंगे, ओ भाई अगर ये थीटा तो ये 2 थीटा माइनस 30, चाहे ये थीटा तो ये 2 थीटा माइनस 30 रहा होगा, हैं। और आप जानते हैं कि जब ये दोनों एंगल बड़ा और छोटा आपस में यही दोनों बड़ा छोटा होगा, अगर ये छोटा तो ये बड़ा तो ये छोटा, यही हो सकता है। तो आप जब ये दोनों एंगल फाइंड करेंगे तो आपके मन में आएगा, ओ इसका मतलब सर इसी दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम है तो दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 30 डिग्री इसका टू कितना, 180 डिग्री होता है कि नहीं। अभी बताए थोड़ी देर पहले आपको। अब बताइए 3 थीटा का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 180 प्लस 30 यानी कितना, 210 डिग्री हो गया। 3 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे और कितना, 70 डिग्री आपने प्राप्त किया। किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू। क्या पूछ रहा है, तो उस समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या है बाबू। देखिए आंसर नहीं आया अभी, हमने थीटा किसको सपोज किया है, स्मॉलेस्ट एंगल को। क्या बोला, स्मॉलेस्ट एंगल है ये हमारा। और जब ये स्मॉलेस्ट एंगल है मतलब ये क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट एंगल है।
ग्रेटेस्ट एंगल है ना। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 70 दूना 140 माइनस 30, 70 दूना 140 माइनस 30 बराबर कितना आंसर बाबू? 110 डिग्री। ओके, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये पैरेललोग्राम आपको जो है ज्योमेट्री में भी हेल्प करेगा और कहाँ हेल्प कर दिया, देखिए यहाँ भी कर दिया, मेंसुरेशन में भी काम करेगा और ज्योमेट्री में भी काम करेगा। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का मैथमेटिक्स का वो देखिए यहाँ आ गया 33 नंबर पर। 33 नंबर बाबू हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक वृत्ताकार मैदान तथा वर्गाकार मैदान की परिमाप बराबर है। ओके, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 12,100 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही आसान बात। ओके, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। बाबू वर्गाकार मैदान का जो है एरिया कितना है? एरिया जो है वो 121 पर 00 इतना मीटर स्क्वायर एरिया है बाबू। तो जब ये वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो तो साइड को अगर हम लोग ए सपोज कर लिया, ए को साइड कह दिया, भुजा कह दिया वर्ग का, तो भुजा कितना होगा? रूट अंडर क्षेत्रफल। क्या होता है? रूट अंडर क्षेत्रफल। तो 121 के वर्ग में बाबू कितना? 11 और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी उस वर्ग का जो साइड हो गया वो कितना? 110 मीटर का साइड हो गया वर्ग की भुजा। और अगर वर्ग की भुजा 110 हो गया बाबू तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब सभी बाहरी लंबाइयों का सम। 4 भुजा होता है, चारों बराबर होता है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला क्या याद रखते हैं? 4 इंटू साइड। क्या याद रखते हैं? 4 इंटू साइड। तो 110 को 4 से गुना कर देंगे, 11 चौक 44, 440 मीटर जो हो गया उस वर्ग का क्या हो गया? परिमाप हो गया। और सवाल में खुद बोल रखा है कि एक वर्ग का जो परिमाप है एक वृत्त के परिमाप के क्या है बाबू? बराबर है। तो अगर हमने सपोज किया कि उस वृत्ताकार मैदान का रेडियस अगर r सपोज कर लिया तो ये 440 जो है बाबू किसके बराबर है? 2 पाई r के बराबर है कि नहीं? तो r यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 440 अपॉन 2 पाई। पाई मतलब 22/7। 7 को कहाँ भेज दिया हमने? ऊपर भेज दिया। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि सर 22 दूना 44, 20 बार में 2 से काट दिया, 10 बार में 10 सत्ते 70 मीटर हो गया। सर क्या हो गया? रेडियस उस वृत्ताकार मैदान का जो रेडियस हो गया वो 70 मीटर हो गया। तो अब आपको उस वृत्ताकार मैदान का अगर एरिया की बात करें, अगर इसके एरिया को हमने ए कह दिया है तो वृत्ताकार मैदान के एरिया को ए डैश कह देते हैं। और ये बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो क्या और आगे बताने की ज़रूरत है इसमें? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेट कर लेंगे कि 22/7 इंटू 17 इंटू 17 और आपका ये आंसर हो जाएगा। नहीं हो गया? 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154 पर कै जीरो? 2 जीरो बाबू। देखिए आपको मिल गया होगा आंसर, आपका मैच कर रहा होगा। देखिए किस विकल्प में ये आंसर मैच कर रहा है? 15,400 बी नंबर में यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा? देखिए ये भी आपके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और एक बात आप याद रखिए, रेलवे का एग्जाम में आपको 2 या 2 से अधिक प्रश्न आपको टाइम एंड वर्क और नल टंकी से रहता है। एज प्रॉब्लम का 2 से 3 प्रश्न रहता है, आप लोग देखे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन रहता है। देखिए क्या है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन? 2 पाइप ए और बी। क्या है हमारा क्वेश्चन? 2 पाइप ए और बी एक टैंक में क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल भर सकते हैं। जब पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली, जबकि हाँ देखिए कुछ भाषा में हमारा एरर है, उससे कोई दिक्कत नहीं बाबू। मैथ जो जानने वाले हैं वो यूँ पकड़ लेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कोई माइनर मिस्टेक है। देखिए 2 पाइप ए और बी एक टैंक में क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में या भर जाएगा? बड़ी आसान क्वेश्चन। देखिए बाबू क्या करेंगे सबसे पहले? तो ये डाटा बनाएंगे। क्या डाटा बनाएंगे?
तो इस प्रकार से कि ए है कितना देर में भर सकता है बाबू 30 मिनट, बी कितना देर में भर सकता है 45 मिनट, एगो जो बहादुर शाह जफर है सी वो कितना देर में खाली कर रहा है 36 मिनट में। सबसे पहला काम क्या करेंगे बाबू, हम लोग एलसीएम ले लेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है 36 पंचे 180, 45 से भी 180 गया, हाँ 180 यूनिट हमारा एलसीएम हो गया। टोटल वर्क बाबू कितना हो गया 180 यूनिट, हमारा 180 यूनिट हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सॉरी टोटल वर्क हो गया। वो जो पाइप ए 180 यूनिट को कितना देर में खाली कर दे रहा है 30 में, बी 45 में, 80 जो है सो इतना देर में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। 30 से कितना बार में 30 0 से 0 3 6 यूनिट इसका पावर बाबू, इसका कितना 5 बार में ना 45 दूना 90 और 90 दूना 4 बार में ये ओके। 36 पंचे 180 इसका 5 यूनिट पावर। अब पहले सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। यानी 12 मिनट तक तो केवल ए और बी क्या कर रहा है, तो ए बी का क्या काम है बाबू, भरने का काम है। तो शुरुआत का 12 मिनट ए और बी मिलकर क्या करेगा, जितना भर पाएगा भर देगा। तो देखिए कितना भर दिया, तो ए प्लस बी का कंबाइंड पावर बाबू कितना है 6 4 10 यूनिट। यानी ए और बी जब दोनों साथ साथ चलेगा 1 मिनट के लिए तो 10 यूनिट पानी भर देगा। तो 12 मिनट अगर साथ में चला है तो कितना 12 दहीन का 120 यूनिट पानी बाबू ये 12 मिनट में भर चुका है। ए और बी मिलकर क्या किया देखिए, तो ए प्लस बी 12 मिनट में कितना भर लिया बाबू, 12 मिनट में 120 यूनिट पानी तो भर दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है जब बी को खोला तो फिर 12 मिनट बाद सी को खोल दिया जाता है। चलिए 120 यूनिट तो हमारा पानी भर चुका है, 180 में से 120 यूनिट भर गया कितना देर में 12 मिनट में बाबू। शेष वर्क कितना बचा हमारे पास, तो 180 माइनस 120 यानी कितना 60 यूनिट पानी अभी भी हमको भरने के लिए बचा हुआ है, कितना 60 यूनिट। अब हो क्या रहा है, ए बेचारा भर रहा है, बी बेचारा भर रहा है, मगर सी क्या कर रहा है, आके पानी को बाहर निकाल दे रहा है। तो यहाँ से सोचिए आप कि ए चलेगा 6 भरेगा, बी चलेगा 4 भरेगा, यानी 6 4 10 भर रहा है, 5 निकल जा रहा है। यानी केवल और केवल जब सी को स्टार्ट कर देते हैं तो 1 मिनट में केवल और केवल कितना पानी बाबू भर पा रहा है, तो 6 4 10 में से 5 गया, केवल और केवल 5 यूनिट पर मिनट भर रहा है। तो 60 यूनिट भरना है, 5 यूनिट पर मिनट है, तो शेष को भरने में कितना समय लगेगा, देखिए आपके सामने आ गया। शेष को भरने में समय लगा 60/5 यानी कितना 12 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है कि बाबू इस प्रकार टैंक जो है कुल कितने देर में भर जाता है, तो 12 मिनट पहले काम किया है, 12 मिनट पहले काम किया है और 12 मिनट रेस्ट वर्क को करने में लग रहा है। यानी टोटल टाइम जो टेकन किया इसको भरने में कितना, टोटल जो टाइम लग गया, टोटल टाइम इस टैंक को फुलफिल करने में कितना 12 24 मिनट का समय लग गया। यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, जो कि विकल्प डी में दे रखा है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का क्या है देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का ये आपका चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का रह गया ना, साधारण ब्याज का रहेगा ये प्रश्न। कहाँ से रहेगा, साधारण ब्याज से ये प्रश्न रहेगा हमारा। और वो क्या है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। बड़ा ही आसान बात है भाई, टाइम मालूम है और इंटरेस्ट और अमाउंट में क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखिए क्या दे रखा है, SI और अमाउंट, यानी आप इंटरेस्ट को I से डिनोट करिए, I/A। I मतलब इंटरेस्ट, A मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन। I और A का रेशियो कितना है बाबू, 2:5 का रेशियो है, 2:5 का रेशियो है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम जो है हमारा वो कितना है 10 ईयर्स है, कितना है 10 ईयर्स है। अब क्या बोल रहा है आपको, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, तो भाई रेट निकालने में कोई समस्या है, कोई समस्या है ही नहीं, क्यों बनाए फिर इसको हम लोग। मगर फिर भी यहाँ हम कलम चला दे रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं जो इसको देखिए सीखिए
आप 10 से 15 सेट अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं लगातार, तो किसी का अगर मैथ पढ़ा हुआ है, रीजनिंग पढ़ा हुआ है और छूट गया है, लॉकडाउन में नहीं पढ़े या बहुत दिनों से नहीं पढ़ पा रहे हैं बाबू, तो केवल इस सेट को प्रैक्टिस करने से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक तरकीब से हम बता रहे हैं आपको, सभी बातें आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए ना, आपको इंटरेस्ट मालूम है, अमाउंट मालूम है, तो हम कहेंगे बाबू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो आप नहीं कहेंगे सर प्रिंसिपल जो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट जो हो जाएगा 5 - 2 कितना 3 यूनिट जो हो गया वो क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। होगा कि नहीं होगा, 3 यूनिट क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है, इंटरेस्ट मालूम है 2 यूनिट है, टाइम मालूम है 10 ईयर्स है, तो रेट निकालने में कुछ नहीं है बाबू, क्या कहेंगे SI 2 × 100/P, P कितना 3 इंटू, अगर रेट निकाल रहे हैं तो टाइम यहाँ आ जाएगा 10 जा 10 दूना 20/3, कितना आ गया 20/3%। 20/3% बाबू मतलब कितना होता है 6 इंटीजर 2/3%, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हम लोगों का है बाबू वो कहाँ है, तो देखिए 41 नंबर है, बट ऐसा है कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है बाबू, आप लोग तो देखेंगे और मौखिक इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना देंगे। 1.4 लीटर पेट्रोल से 46 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 2.1 लीटर पेट्रोल से स्कूटर कितनी दूरी तय करेगी बाबू। आप पेट्रोल का ही अगर रेशियो निकाल लें तो क्या कहेंगे, अगर आप पेट्रोल का ही रेशियो निकाल लीजिए, पेट्रोल खपत का रेशियो 7 दूना 14, 7 या 21, कहेंगे सर पेट्रोल खपत का 2:3 का रेशियो है, तो जब 2 यूनिट पेट्रोल खपत होता है तो 46 किलोमीटर जाता है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना 46 किलोमीटर। यानी आप नहीं कहेंगे कि सर 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट तेल से 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है। 1 यूनिट पेट्रोल से कितना बाबू 23 किलोमीटर की दूरी सफ़र होता है, तो भाई 2.1 मतलब 3 यूनिट, तो 3 यूनिट पेट्रोल से कितनी दूरी तय करेगी बताइए, बताने की ज़रूरत है। इस 3 यूनिट पेट्रोल से कितना दूरी जाएगा, डी बराबर 23 × 69 किलोमीटर जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे बना सकते थे 69 किलोमीटर, या ऐसा भी कोई कर सकते हैं कि सर 46 किलोमीटर जाता है इतना लीटर से, एक ही नियम से बना सकते हैं कि 1.4 से 46 जाता है, 1 से इतना जाएगा, 2.1 से कितना जाएगा, तब भी रिजल्ट आपका यही आने वाला है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का कहाँ है, तो ये बोर्ड मास का सवाल है। दीपक देखिए ये बोर्ड मास का बाबू क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कर लीजिए, मगर जो PDF बाबू गया है उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर दिए हैं। PDF जो हम लोग का गया है वहाँ पर एक नया क्वेश्चन हम लोग डाल दिए हैं, और यहाँ पर जो एक नया क्वेश्चन डाले हैं बाबू PDF में देखिएगा आप लोग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव की वजह से नहीं हटा है, इसका आंसर मैच नहीं कर, इसको हटा दिए हैं हम लोग। यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन डाले हैं हम लोग कि 72 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 72 के कुल कितने फैक्टर्स है, ये ऐसा सवाल था। क्या था यहाँ पर क्वेश्चन था बाबू मेरा 72। वैसे आप इसको हल करना चाहेंगे कोई आराम से हल कर सकते हैं, कुछ नहीं है। 1/8 का 1/10 -1/10 इसको पहले हल करिए, फिर इस पैटर्न को फॉलो करिए, फिर इस पैटर्न को फॉलो करिए, अब फिर बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, इस पैटर्न को फॉलो करिए, इस पैटर्न को फॉलो करिए, एकदम सो सिंपल है, आप हल कर सकते हैं। दीपक बाबू रहने दीजिए, तो ठीक है बाबू, तो आप लोग इसको हल करिए, कोई आंसर नहीं आएगा मतलब डी हो जाएगा, ऐसा तो है हमारे ऑप्शन में। ओके, हल करिए इसको आगे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट यहाँ जो क्वेश्चन PDF में बाबू दिया उसको अगर आप लोग चर्चा करना चाहें तो देखिए हम चर्चा कर देते हैं। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल गुणनखंड होंगे संख्या 72 के बाबू। तो ये नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC के लिए भी, रेलवे के लिए भी, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है वहाँ भी हम लोग पूछते हुए इस क्वेश्चन को देखे हैं। तो क्या है बाबू 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले 72 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 72 क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। कुल गुणनखंड का मतलब बाबू
जैसे आपसे पूछेंगे 8 के कुल कितने गुणनखंड हैं, मतलब वो संख्या पूछ रहा है जो 8 को पूर्णतः काट देगा। देखिए 1 काट देगा, 2 काट देगा पूरी तरह से, 4 काट देगा पूरी तरह से, 8 भी काट देगा पूरी तरह से। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8 के कुल 4 गुणनखंड है बाबू, है ना। उसी प्रकार अगर आपसे 72 का पूछे तो आप उंगली पर इस प्रकार गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक रूल होता है, उसको देखिए आप लोग। नंबर सिस्टम हम लोग यहाँ पर क्लास लेके आएंगे तो वहाँ बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम का वो सारी बातें बढ़ाएंगे। हम लोगों का जितना भी देर का क्लास होगा नंबर सिस्टम का, बट उसमें वो सारी बातें रहेगा जो कोई बच्चा एसएससी देना चाहे, रेलवे देना चाहे या सीडीएस देना चाहे, यानी कोई भी अर्थ जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वहाँ पर नंबर सिस्टम से जहाँ जहाँ सवाल उठा सकता है बाबू, हम लोग उस नंबर सिस्टम में उन सभी बातों का चर्चा करेंगे। कोई भी बातें रह नहीं जाएगा नंबर सिस्टम का क्लास करने के बाद, ठीक है। तो अभी देख लीजिए 72 को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ क्वेश्चन हो कि 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, की संख्या ज्ञात करें। ओके, यही क्वेश्चन बाबू आपको 43 नंबर पर होगा आपके नया वाला पीडीएफ में। आप लोग इसको हल भी कर सकते हैं, बोर्ड मास है, सिंपल है, सभी आदमी रूल जान दें, BODMAS, BODMAS ना। भी से वैनिकुलम होता है, बी से ब्रैकेट होता है, तो किसका क्रिया कब होता है आप लोग सभी आदमी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का आपके पीडीएफ में जो गया होगा बाबू, ये क्वेश्चन गया होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बाबू, हम लोग 72 का जो है प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 से लगाया तो 36 हो गया, फिर 2 से लगाया तो कितना हो गया? 18 हो गया, फिर 2 से लगाया तो कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया तो 3 गुने 3 हो गया। देखिए तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72 हो गया। यानी आप इसको क्या कहेंगे सर? 2 3 बार हो गया और 3 कितना? 2 बार हो गया। तो अगर बाबू आपको इसके टोटल फैक्टर की संख्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात चाहिए, तो हम लोग एक फार्मूला कहिए इसको या एक लॉजिक कहिए, इन लॉजिक को याद रखेंगे। तो जो पावर होगा बाबू, जो पावर होगा उस पावर में 1 ऐड करेंगे। 3 में 1 ऐड किया 4 हो गया, इस पावर 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया, और आपस में गुना कर दीजिए, 4 तिया 12। तो भाई इसका कहने का ये मतलब हुआ कि 72 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे बाबू? तो 12 फैक्टर्स होंगे। 12 ऐसा नंबर है, 12 ऐसी संख्याएं हैं जो 72 को पूरी तरह से क्या करेगा? विभाजित कर देगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 12। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का वो कहाँ पे है? देखिए क्या है, 50 नंबर है। देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:7:8 के अनुपात में है, तो न्यूनतम कोण क्या है बाबू? तो न्यूनतम कोण क्या है? 1 यूनिट है। न्यूनतम कोण क्या है? 1 यूनिट है। न्यूनतम कोण क्या है? 1 यूनिट है। तो कैसे निकालेंगे 1 यूनिट का वैल्यू? तो सबसे पहले अगर ये क्या है, क्या है हमारा? सप्तभुज है। तो सबसे पहले सप्तभुज के आंतरिक सभी कोणों का योग निकालना होगा। तो आप लोग जानते हैं ज्योमेट्री से कि n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का जो सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो कैसे निकालते हैं बाबू हम लोग? तो वो जो सम निकालते हैं हम लोग n-2 इंटू 180 डिग्री। ये बातें आपको हम पिछला सेट में भी बताए थे। तो ये बात आप जानते हैं, जहाँ n बराबर क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो बाबू यहाँ हमारे पास साइड कितने हैं? सप्तभुज है, यानी 7 भुजा वाला है, यानी उस सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का जो जोड़ हो जाएगा 7 - 2, यानी कितना? 5 गुने 180, यानी 18 पंचे 90, यानी उस सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ 900 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका न्यूनतम कोण क्या है? तो अब तो आप कहेंगे ना सर न्यूनतम कोण मतलब 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो क्या कहेंगे न्यूनतम कोण के लिए? देखिए न्यूनतम कोण जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? तो टोटल सम है 900
और अगर एंगल को यहाँ जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो गया 8 7 15 5 20 4 24 3 27 2 29 1 टोटल सम यहाँ रेशियो में 30 है और यहाँ पर टोटल 900 था, तुलना कर दिए रेशियो से। अब आपसे पूछ रहा है सबसे छोटे कोण की मान यानी 1 यूनिट का मान, तो 30 तिया क्या हो गया 30 बार में कैंसिल आउट, यानी आपका आंसर क्या हो गया 30 डिग्री। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू हो जाएगा बाबू हमारा 30 डिग्री हो जाए। तो ये सप्तभुज की बात हो या अष्टभुज की बात हो या 9 भुजा वाला या किसी भी बहुभुज की बात हो, किसी भी पॉलीगन की बात हो, तो उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये होता है बाबू। इन बातों को हम लोगों को याद रखना होगा। और अगर प्रत्येक एंगल की वैल्यू फाइंड करना हो तो सम टोटल एंगल का सम और वहाँ डिवाइड कर देंगे किससे, भुजाओं की संख्या से। इसी पर सवाल था हम लोगों के पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये चलिए हम लोग इस सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर क्या है अगला क्वेश्चन देखिए आपका जस्ट 51 नंबर आपका अगला क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है 51 नंबर में बाबू, ये किससे क्वेश्चन है हमारा, ये जो 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा वो किससे है, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से है। आपका सवाल कह रहा है कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है, इसे क्लियरेंस रेल में यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, आप लोग समझदार हैं, क्लियरेंस सेल कहते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। सेल में 15% छूट पर बेचा जाता है। अब बताइए जब भी अंकित मूल्य पर छूट देंगे बाबू तो क्या बचेगा, सेलिंग प्राइस बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। तो 12,000 रुपया है, 15% का डिस्काउंट दिए, यानी सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे हमारा है वो कितना 85% है कि नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, जिसमें 4% की हानि होती है। अब देखिए अगर हम लोग 85% पर उस वस्तु को सेल करते हैं तो 4% का हम लोगों को घाटा सहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 4% का लॉस सहना पड़ता है। तो बोल रहा है उस लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा बाबू, अगर हम लोग चाहेंगे तो केवल एक स्टेप में इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग 2 स्टेप भी लगा सकते हैं कि पहले हमारा मार्क्स प्राइस फाइंड है, डिस्काउंट काटेंगे, सेलिंग प्राइस बच जाएगा। अब जब सेलिंग प्राइस हो गया तब जाके आप कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। और अगर आप वैसे जनरली करना चाहें तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर CP बराबर डायरेक्ट, तो कितना, तो बाबू ये 12,000 जो है वो क्या है ये 12,000 हमारा मार्क्स प्राइस है, यानी 100% है। कितना पर बेचे बाबू, तो 85% पर बेचे। तो अभी ये सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे रहा है। अब सेलिंग प्राइस का जब वैल्यू हमारा फाइंड हो गया, अब हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो क्या कहेंगे, अब ये हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 4% लॉस वाला है ना, यानी क्या कहेंगे सर 96 है ये, मगर हमको क्रय मूल्य चाहिए मतलब 100% चाहिए। बस देखिए एक कैलकुलेशन में यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट। या दूसरा भाषा में आप ऐसे कह सकते थे कि सर अगर हमको डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस चाहिए और मार्क्स प्राइस फाइंड आउट हो तो क्या कहेंगे 1200 इंटू 85/96, ये हमारा क्रय मूल्य दे देगा कि नहीं देगा, 85/96 है, यानी आंसर कर दीजिए। आंसर कितना हो गया 12×8 कितना 12×8 96। अब 12 से 1000 बार में ये कट गया बाबू, नहीं कट गया। अब ये 8 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, समझदार तो हैं, 125 बार में, यानी आपका कॉस्ट प्राइस 125 गुने 85 हो गया। कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 10,625 आएगा। और क्या आएगा देखिए बी नंबर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कहाँ पर है, तो आप लोग देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ पर है, तो देखिए आ गया। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। भाई कुछ नहीं है इसमें, आप बेसिकली भी इसको हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेसिक से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि सर 10 पारियों का एवरेज 32 था, तो 32 दाहिनी का 320 हो गया टोटल। अब अगली पारी में, अगली पारी मतलब 11 को पारी खेलेगा, तो 11 में और एवरेज कितना होना चाहिए 32 और 4 36 होना चाहिए। तो अगर कोई बेसिक हल करेंगे तो कहेंगे सर 11 गुने 36 और -10 गुने
32 कर देंगे बाबू, तो जो पूछ रहा है वो आपका निकल जाएगा। मगर क्या हुआ, गुना करना पड़ा, कैलकुलेशन से बच नहीं पाए। हम आपको कैलकुलेशन से बचने का भी तरकीब बताए हैं कई गो सेट में बाबू। एवरेज का मतलब क्या होता है, समान हिस्सा, समान टुकड़ा, सबको देना, बराबर बराबर हिस्सा। ओके, अब मेरे को बताइए, बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। हैं, देखिए पहले तो आप इसको सोल्व करेंगे बाबू, तो जो परिणाम आएगा आप डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन से बचते हुए आप ऐसे बना सकते हैं कि सर तो अगली पारी में यानी 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा, 11वीं पारी का जो रन होगा वो क्या होगा। ये भी क्या है, ये भी 11वीं पारी का रन है, 11वीं पारी का क्या है, ये रन है। तो ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। सेकेंड तरकीब, अगर गुना से बचना चाहते तो 11वीं पारी का डायरेक्ट रन जो निकालेंगे हम लोग, तो कहेंगे कि सर पहले 10 पारियों का औसत 32 था। अब 11वां में जो हम रन बनाए तो क्या हो गया, सबका 4 बढ़ जाना चाहिए। तो 10 आदमी के तो उधर 4 बढ़वे किया, 10 चौक 40 तो बढ़वे किया, मगर अब आदमी 11 हो गया बाबू, 11 का पारी हो गया ना, यानी 32 + 44 की वृद्धि कर दीजिए ना, यही आपका आंसर हो गया कि 11वीं पारी में इतना रन तो बनाना ही पड़ेगा। 4 2 6, 4 3 7। देखिए आपको यहाँ केवल 2 डिजिट वाला जोड़ जोड़ना पड़ा, यहाँ पर आपको गुना करना पड़ता है, 11 × 36 - 10 × 32। इसको भी जब हल करेंगे तो रिजल्ट 76 ही आने वाला है। दोनों तरकीब देख लीजिए, ये लॉजिक हो गया आपका। अगर आप एवरेज पढ़े होंगे तो ये बातें आपको समझ में आया होगा, या हम आपको पहले क्लास में बढ़िया से समझाएं इन बातों को। देखिए फिर से आ गया आपका एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन, फिर से क्या आ गया, एज प्रॉब्लम का प्रश्न हमारे सामने आ गया है। क्या है बाबू, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा, कुछ नहीं है इसमें, है कुछ, अरे बाबू प्रेजेंट एज का रेशियो दिया ही हुआ है कितना, 2:3। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया ही हुआ है, काहे ले बार बार परेशान कर रहे हो यार। कितना दिया हुआ है, 2:3। किसका, सीमा और रीमा, सीमा इस्टू रीमा। कौन समय का रेशियो है बाबू, प्रेजेंट का रेशियो है कितना, 2:3 है प्रेजेंट का रेशियो, है ना। अब बोल रहा सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। भाई रेशियो में हमने क्या देखा, 1 यूनिट की छोटी है, वो बोल रहा है 6 वर्ष की छोटी है, मतलब यही ना हुआ कि 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर कितना, 6 वर्ष। तो क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा बाबू। तो पहले प्रेजेंट तो निकाल लें, 1 यूनिट का मान अगर 6 है तो प्रेजेंट में सीमा कितना, 2 यूनिट, यानी 6 दूना 12 वर्ष की सीमा है प्रेजेंट में, है। और प्रेजेंट में रीमा कितना है, 6 तिया 18 वर्ष की है ना। अब पूछ रहा है 6 वर्ष बाद, देखिए जब ये 1 यूनिट का मान भी 6 वर्ष है और 6 वर्ष के बाद पूछ भी रहा है, तो आप अगर नहीं भी सोल्व करेंगे तो कहेंगे सर जितना जितना था ना रेशियो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। मगर यहाँ से भी देखिए 12 18 प्रेजेंट में है, 6 वर्ष बढ़ा दीजिए, 6 वर्ष क्या किए, बढ़ा दिए, तो यही हमारा आके क्या हो गया, रिजल्ट हो गया 12 6 18:24। अब आप ही बताइए क्या रिजल्ट आया, 3:4 का आया। तो क्या था ये बताने लायक, नहीं था। अगला जो सेट हम लोगों का आ रहा है बाबू एनटीपीसी का, उसमें एज प्रॉब्लम का अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और आप लोग जानते हैं कि एज प्रॉब्लम का बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है। अभी एज प्रॉब्लम का बेहतरीन क्वेश्चन ही आ रहा है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बाबू। क्या है अगला प्रश्न, देखिए हम लोगों का फिर से आ गया बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, और इसके लिए हम आपको एक बहुत ही शॉर्ट मेथड बताए थे, और उस शॉर्ट मेथड के बारे में हम ये भी बताए थे बाबू कि जब आपका फैक्टर सही से आप नहीं तोड़ पाते हैं तो पर भी एक तरकीब है आसान बनाने का, तो पर भी एक तरकीब इस तरह के क्वेश्चन का आसान बनाने का है। तो पहले तो हम लोग फैक्टर पर ही चर्चा करेंगे, फैक्टर हम लोग तोड़ पा रहे हैं कि नहीं तोड़ पा रहे हैं। क्या सवाल है, देखिए सवाल तो यही है, क्या है कि 12 किलोमीटर धारा के साथ
धारा के विपरीत 12 किलोमीटर और धारा के साथ 18 किलोमीटर। समय कितना? 3 घंटा। देखिए क्या है, 12 किलोमीटर है धारा के विपरीत में बाबू, 18 किलोमीटर है धारा के दिशा में। तो ये क्या है? दूरी और दूरी। तो क्या लगा है बाबू? टोटल 3 घंटे का समय लगा है। क्या लगा है? 3 घंटे का समय। अच्छा ये बताइए, अगर ये धारा के विपरीत दिशा में तय किया गया दूरी है तो दूरी कैसे तय करते हैं हम लोग? चाल गुने समय, चाल गुने समय। और समय के बारे में एक डाटा हम लोगों को मालूम है कि 3 घंटे का समय है। ओके सर। तो अब तो एक बात और आपको हम बता चुके हैं इसके लिए कि धारा के दिशा का चाल जो होगा धारा के विपरीत दिशा के चाल से हमेशा बड़ा होता है। ओके, तो इस हिसाब से फैक्टराइज करिए, यहाँ पर थिंक करिए कि क्या करें सर। इसका स्पीड भी कम लेना है इसकी अपेक्षा और दोनों के समय का जोड़ 3 घंटा भी लेना है। तो हम बताए थे बाबू इस तरह का 90% 95% क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे का वो डायरेक्ट फैक्टराइज करके हम पता कर लेते हैं कि हमारा अपोजिट डायरेक्शन का स्पीड क्या है और सेम डायरेक्शन का स्पीड क्या है। हम एक सवाल इस पर आपको बताए भी हैं। आज पुनः देख लीजिए, अगर सोच लीजिए 3 घंटा है, यानी कोई 2 घंटा लिया होगा, कोई 1 घंटा लिया होगा, या कोई 1.5 घंटा लिया होगा, दूसरा भी 1.5 घंटा लिया होगा। यही बातें हो सकता है। 2 घंटा लिया होगा, 1 घंटा लिया होगा, मतलब आसानी से आपको यही नहीं दिख रहा है। बातें तो बहुत सारी यहाँ बन रही है, बट आसानी से आपको क्या दिख रहा है कि सर वो 2 घंटा लिया होगा, ये 1 घंटा लिया होगा, सर ये 1.5 घंटा लिया होगा, ये 1.5 घंटा लिया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ दिखाते हैं आपको कि अगर धारा के विपरीत में हमारा चाल, धारा के विपरीत में अगर नाव की चाल 8 रहा होगा तो 8 गुने 1.5 बराबर 12 होगा कि नहीं बाबू? तो अगर हम धारा के विपरीत में चाल को 8 लिए हैं तो धारा की दिशा में तो कन्फर्म है कि 8 से ज़्यादा स्पीड होना चाहिए, ये तो कन्फर्म है। और समय भी आप देख रहे हैं कि सर अगर 1.5 घंटा लिए तो 1.5 घंटा अब आपके पास रेस्ट बचा है। तो बाबू ऐसा नहीं कहेंगे कि सर इसका मतलब है कि इसका भी जो चाल रहा होगा वो कितना 12 चाल रहा होगा और 1.5 घंटा का समय लेगा। तो 12 डोढ़े 18 और 8 डोढ़े 12, डोढ़े मतलब बाबू 1.5 तो 8 × 1.5 = 12 और 12 × 1.5 = 18। और देखिए 1.5 घंटा समय और 1.5 घंटा समय, ये दोनों समय मिल के बाबू 1.5 3 घंटा हो रहा है। तो पहला इक्वेशन तो आपका सेटिस्फाइड हो गया, पहला इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो गया। तो अभी आपको ये कन्फर्म नहीं हो जाना है कि सर हमारे इस नाव का विपरीत दिशा का जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और समान दिशा का जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात अभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अभी ये अर्ध सत्य है। ये पूर्णतः सत्य तब होगा जब इसी डाटा को हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर फिट करके देखेंगे। अगर वहाँ ये फिट हो रहा है मतलब हम कंफर्म हो गए कि ये जो है वो धारा के विपरीत दिशा का चाल है और ये जो है वो धारा के समान दिशा की चाल है। बाबू अगर ये दोनों डाटा आपको पता चल जाए, धारा के विपरीत दिशा का और समान दिशा का, और तब आपसे पूछ रहा है कि धारा की गति कितनी है, तो क्या बताए थे? दोनों चालों का अंतर बटे 2 बराबर धारा की गति। अगर आपको उस कंडीशन में नाव का गति पूछ दे तो क्या बताए थे कि चालों का जोड़ बटे 2 बताए थे। तो चलते अभी यहाँ पहले हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को प्रूफ करके देखते हैं कि ये बातें सही है कि नहीं। अगर बाबू 8 कितना दूरी है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत में, देखिए इस बार 36 किलोमीटर विपरीत में जा रहा है और दिशा में कितना जा रहा है बाबू? दिशा में 24 जा रहा है। समय कितना ले रहा है? 6.1/2 घंटे का। देखिए ये जो पूर्णांक में था इसीलिए थोड़ा सा डरावना लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए आपका अभी तो 1.5 पे चला है। इसमें देखिए अगर आपकी चाल 8 हो तो 8 की चाल से और इधर चाल 12 हो तो आप क्या कहेंगे? सर ये 12 गुने 2 घंटा तो समय यहीं ले लिया सर 12 की चाल से। तो आपके पास कितना समय बचा? 4.5 घंटा। 4.5 का मतलब कितना? 4.5 का मतलब 9/2। तो यहाँ जब ये करेंगे 9/2 बाबू, 9/2 मतलब 4.5 कितना बार में कट गया? 4 बार में 9 चौक 36 हो रहा है। यानी आप कहेंगे सर ये जो हम लोगों का फैक्टर था वो दोनों डाटा पर क्या हुआ? एकदम 100% फिट बैठ रहा है। यानी आप अब समझ गए कि यहाँ पर इस प्रश्न में धारा के
धारा के दिशा का जो चाल है सर वो क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा का जो चाल है बाबू वो क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है विपरीत का चाल है, क्या है ये विपरीत का चाल है। और ये क्या है धारा के दिशा का चाल है, पता कर पाए दिशा की चाल है। आप लोग बाबू वीडियो को अच्छे से पहले देख के समझिए, फिर उसके बाद देखिएगा इसको, ठीक है, देख पर गौर से समझिए इन बातों को। तो अब आपको पता चल गया विपरीत का चाल इतना, दिशा का चाल इतना। क्या पूछ रहे हैं धारा की गति बताइए बाबू। तो धारा की गति क्या हो जाएगा, धारा की जो गति हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, दोनों चालों का अंतर। तो 12 माइनस 8 अपॉन 2 यानी 4/2 यानी कितना 2 km/h जो हो गया बाबू हमारे इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया, यानी धारा की गति हो गया। ओके, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू हम लोग। मैथमेटिक्स में क्या है अगला प्रश्न, चलते हैं हम लोग सीधे। देखिए ये क्वेश्चन बाबू आपका पार्टनरशिप चैप्टर से है। कहाँ से है, पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप को देखिए हम आप लोगों को पहले भी समझाए हैं, डिस्कशन में ही उस कदर समझाए हैं, जो कोई बच्चे अगर पार्टनरशिप का क्लास नहीं भी किए होंगे उसको भी समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है बाबू अगर समय का जिक्र नहीं किया गया हो या समय का जिक्र समान समय के लिए हो तो उस तरह के पार्टनरशिप को हम लोग सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। और सिंपल पार्टनरशिप के कंडीशन में बाबू जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही हमारे प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। ओके, दूसरा कंडीशन है एक, जब समय अलग अलग दिया गया हो या अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो तो उस तरह के पार्टनरशिप को हम लोग कम्प्लेक्स पार्टनरशिप कहते हैं। और कम्प्लेक्स पार्टनरशिप के कंडीशन में जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ प्रोडक्ट करके जो रेशियो निकलता है वो हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। पहले भी बताए थे। तो यहाँ देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ए बी और सी 6,000 रुपये निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए बी और सी जो है बाबू 6,000 रुपया लगा कर एगो व्यापार का शुरुआत करता है। उसमें कह रहा है ए उसमें से 1,000 रुपये का निवेश करता है। हाँ देखिए उस 6,000 में एक बात की कन्फर्मेशन है कि ए जो है केवल और केवल 1,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है। और बी सी के बारे में क्या है कि बी और सी जो है 2/3 के अनुपात में निवेश करता है। 2/3 का मतलब बाबू 2:3 के अनुपात में बी और सी निवेश करता है शेष पैसा का। तो अब बताइए, अब आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर अगर ए का इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया अगर ए का निवेश है तो बी का निवेश क्या हो जाएगा, तो शेष 5,000 बचा, 5,000 जिसमें रेशियो कितना 2-3 का यानी 3-2 5 टोटल, और बी का हिस्सा कितना 2 यूनिट। यानी आप एक ही बारे में नहीं कहेंगे कि सर बी का 2,000 रुपया निवेश है, बी का कितना निवेश है 2,000 रुपया, और सी का तो बिना निकाले हुए आप फाइंड कर सकते हैं कितना कि सी का कितना हो जाएगा सर, जो रेस्ट बचा वो सारा सी का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर बाबू देखिए कर यदि वार्षिक लाभ 2,400 रुपया हो यानी एक वर्ष में उस पूरे व्यापार से जो प्रॉफिट हुआ बाबू कितना का 2,400 का, यानी समय क्या है समान है। तो आपका प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो वो क्या हो जाएगा, देखिए तो प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,000:2,000 कितना 3,000 कितना खत्म हो गया बाबू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट का जो रेशियो हो गया 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पूछा जाए कि ए बी सी के निवेश का अनुपात बताइए तो निवेश का अनुपात क्या होगा, वो भी 1:2:3 ही निवेश का अनुपात होगा कि नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है सी को कितना लाभांश मिला, तो भाई अब तो कुछ है ही नहीं ना, क्या है टोटल 2,400 रुपया का लाभ है, टोटल 3 5 1 6 यूनिट, सी का लाभ मतलब कितना 3 यूनिट, गुना कर दीजिए कितना 6 चौक 24 4 तिया 1,200 रुपया का बाबू क्या हो गया सी का लाभ हो गया। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है बट एक लाइन का है केवल, किससे है टाइम एंड
डिस्टेंस से है। कहाँ से है? टाइम एंड डिस्टेंस से। तो देखिए तो क्या सवाल है, पढ़ के देखिए आप लोग। बोल रहा है कि 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 13 पुरुष एवं 24 लड़के मिलकर उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष एवं एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात बताइए। बड़ा ही आसान है, सवाल बड़ा लेंदी लिया बट लास्ट में पूछते पूछते ऐसा चीज़ पूछ दिया कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन है। अब बताइए, देखिए यहाँ पर आ जाइए, क्या है? 12 पुरुष एवं 16 लड़के। यहाँ पे डायरेक्ट जो दिया वो बातें लिखिए। क्या है? 12 पुरुष को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, 12 मैन। क्या है? 12 मैन प्लस, एवं मतलब प्लस हो जाता है बाबू 16 बॉयज। ये दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा करता है, यानी 5 दिन में क्या करता है? टोटल काम कर देता है। ये बराबर हो जाएगा बाबू 13 मैन मिलता है, 24 बॉयज मिलता है, और तब जो हमारा टोटल काम हो कितना दिन में? 4 दिन में हो जाता है, हैं? तो एम और बी का रेशियो पूछ रहा है, सिर्फ सोल्व कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा। देखिए 12 पंचे 60 मैन हो गया, 12 पंचे 60 मैन हो गया। कितना मैन? 60 मैन। और 13 चौका 52 मैन हो गया। इधर लेस हो जाएगा कितना? 52 मैन। बराबर में देखिए बाबू 24 चौका 96 बॉयज है। क्या है? 96 बॉयज है। 16 पंचे 80 बॉयज है, इधर आ जाएगा 80 बॉयज। ठीक है, अब देखिए तो 60 में से 52 गया कितना? 8 मैन इजकल टू 16 बॉयज हो गया। 8 दूना 16 हो गया। एम इज टू बी का रेशियो बताइए बाबू कितना हो गया? एम बट्टे बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि उस पुरुष और लड़के के एक दिन के काम के क्षमता का अनुपात क्या होगा? एक दिन के काम का क्षमता का अनुपात क्या होगा? तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं सर हम लोग। और अगला प्रश्न जो है हम लोगों का वो क्या है? तो देखिए 74 नंबर है। 74 नंबर है। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बाबू एसएससी बहुत ही पूछता है, रेलवे भी पूछता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, गला दूख गया है। तब तक देखिए आप लोग। देखिए तो बाबू क्या है, यदि c + 1/c बराबर √3 हो तो CQ + 1/CQ का मान किसके बराबर होगा बाबू? देखिए सबसे पहले आप देखिए, आप एक बात जानते होंगे, या इन बातों को याद रखिए, नहीं जानते हैं तो क्या याद रखना है बाबू? x + 1/x का मान अगर √3 दिया गया हो बाबू, या x + 1/x बराबर a दिया गया हो, √3 जगह पर कुछ भी दिया गया हो, तो एक बात आप याद रखेंगे कि AQ + 1/AQ का जो वैल्यू होता है बाबू, पता है क्या होता है? AQ - 3a होता है। अगर इसके जगह पर ये a दिया गया होता स्टेटमेंट कि इफ़ x + 1/x बराबर a दिया गया हो, तो XQ + 1/XQ का मान जो होता है बाबू वो क्या होता है? AQ - 3a होता है। अब देखिए a का मान अगर √3 आप कह रहे हैं तो √3 का क्यूब -3√3। एक बात आप जान रहे हैं कि √3 का जब ये क्यूब करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 3√3 - 3√3, और इसका रिजल्ट कितना हो गया? 0 हो गया। तो आप इस बातों से ये समझ गए होंगे कि सर अगर c + 1/c का मान अगर √3 दिया गया है तो CQ + 1/CQ का मान क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक तो ये बातें हैं कि अगर ये बराबर ये दिया गया हो, ये स्टेटमेंट दिया गया हो, तो इसका जो वैल्यू होता है बाबू ऑलवेज ये होता है। अगर यहीं पर x - 1/x का मान a दिया गया होता और तब यहाँ पूछता आपको, या x + 1/x का मान a दिया गया होता और XQ - 1/XQ का मान पूछता, तब हमारा रिजल्ट AQ + 3a होता। क्या होता?
AQ प्लस 3A होता। यहाँ पर एक बात है आप और ध्यान रख सकते हैं इसी तरह के सवाल में, एक बात है और आपको बहुत ही काम करने वाला है अलजेब्रा में। देखिए क्या बोल रहा है, आप याद रखेंगे बाबू डायरेक्ट कि यदि इफ़ x प्लस 1/x का मान √3 हो बाबू, तो याद रखेंगे आप कि XQ प्लस 1/XQ का मान ऑलवेज 0 होता है। ऐसा याद रखने से क्या होता है, तो आपको बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन जो अभी LDC या CGL सब में आता है उसको आप यूँ देखते हुए बना सकते हैं, मगर ये स्टेप आपके ब्रेन में होना चाहिए तब। अब देखिए अगर इसका मान, ये भी बातें लोग याद रखता है कि अगर इतना बराबर ये दिया गया हो तो ये याद रखना है 1 नंबर में। 2 नंबर में बाबू इन बातों को भी याद रखेंगे कि अगर इसको हम लोग एक बार भिन्न का जोड़ कर दे बाबू तो क्या होगा, x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। कभी कभी आप इस स्टेटमेंट को भी याद रखिए कि अगर x प्लस 1/x का मान √3 हो तो इतना बराबर 0 होता है। दूसरा में ये बात याद रखिए कि x पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होता है, ठीक है, ये भी बात याद रखिए, इससे भी फायदा होता है। और तीसरा नंबर अगर इन बातों को याद रखिए कि सर कि अगर x प्लस 1/x का मान √3 हो तो x का पावर 6 का मान -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। इन सब बातों को याद रखिए, ये सब सवाल मौखिक है एकदम पता रहेगा, 0 मारिए आंसर, आगे बढ़िए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो यहाँ आ गया, देखिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बाबू, बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए क्या है, एक आदमी का पहले 7 महीनों का औसत मासिक व्यय इतना है और अगले 5 महीनों का औसत मासिक व्यय इतना है, यदि वह पूरे वर्ष में इतना रुपया बच। अब बताइए भाई इनकम कब होता है, जब खर्च टोटल कर लिए साल भर में, टोटल साल भर में जो बचा लिए, पूरे 1 साल का खर्च प्लस 1 साल का टोटल बचत को अगर एक साथ जोड़ दें तो वही आपका क्या होगा, इनकम हो जाएगा भाई, आय हो जाएगा। जो खर्च किया जो बच गया वही जोड़ के मेरा आय है। तो यहाँ बोल रहा है आपको उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। देखो बाबू कुछ नहीं है, मासिक वेतन एक लाइन की बात है, बट आप गुना से थोड़ा गुजरिए। मासिक वेतन जो हो जाएगा उस आदमी का, देखिए 7 महीनों का औसत मासिक व्यय कितना है, इतना। तो हम कहेंगे बाबू आपको कि 7 महीनों में उसका कुल इनकम कितना टोटल खर्च हो गया, तो कहेंगे 7 गुने 269.47 प्लस 5 महीनों का कितना है बाबू व्यय, तो कहेंगे 5 महीनों का कुल व्यय 5 गुने 281.05 तो अब आप ये नहीं कहेंगे सर ये 7 महीनों का कुल खर्च, ये 5 महीनों का कुल खर्च, यानी 12 महीनों का कुल खर्च निकल गया। अब 12 महीनों का सेविंग दे रखा है कितना, प्लस में कितना 308.46। अब आप बताइए इतना प्लस इतना, ये सब को जब हम जोड़ दिए, टोटल 1 साल का खर्च, टोटल 1 साल का बचत, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरे 1 साल का इनकम हो गया। आपको मासिक इनकम पूछ रहा है बाबू, तो इस सभी को कैलकुलेट करके 12 से भाग लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, मासिक आय हो जाएगा। और ये जो आपका मासिक आय निकल के आएगा ये इसी में से कोई एक आ जाएगा बाबू, शायद मुझे लग रहा है 320 आएगा, देख लीजिए कैलकुलेट करके। आप लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन था, बस समझा दिए बात को। यहाँ देखिए बाबू 79 नंबर भी कुछ उसी तरह का और इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है आपसे कि ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है तो होगी। देखिए अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% है, अर्धवार्षिक आधार पर आपसे पूछ रहा है 6% वार्षिक की नामांकित दर से। बाबू अगर वार्षिक रेट 6% हो, नहीं अर्धवार्षिक दे 6% है, तो उसको आप जब रेट जब ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है बाबू, तो आप लोग रेट को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो जब हम छमाही की बात हो, 6% छमाही दिया गया ना, उसको वार्षिक बनाएंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, जब उसको वार्षिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वार्षिक 3% हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है तो नामांकित दर से मेल खाती है तो होगी, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर होगी। भाई 3% हुआ ना, मगर सीआई की चर्चा है ये,
तो 2 वर्ष की, अब जब ये आप आधा कर दिए मतलब 2 साल की बात होगी, अब 1 साल हो तो दुगुना 2 वर्ष, यानी ये क्या हो जाएगा, सक्सेसिव लगा दीजिए, 3 + 3 + 3 × 3 अपॉन 100, यानी 3 3 6 + 0.09 0 कितना 0.09 सोल्व करेंगे बाबू 6.09%, 6.09%। यही होगा प्रभावी वार्षिक ब्याज की दर, प्रभावी वार्षिक ब्याज की दर ना। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और आप लोग सभी समझदार हैं। इस तरह के प्रश्न में बाबू क्या है देखिए, तो क्या है प्रश्न हमारा कि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री बराबर sin A हो तो कोण A डिग्री में किसके बराबर होगा। देखिए बाबू, जब ये इस तरह की बातें हो तो इस दोनों एंगल का जोड़ अगर कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि tan 35 को आप अगर लिखना चाहेंगे बाबू तो cot 55 डिग्री लिखेंगे। tan 35 का मतलब cot 55 डिग्री, cot 55 tan 55 1 हो जाएगा। तो वैसे दूसरा लॉजिक होता बाबू कि इस तरह के प्रश्न में यदि दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो क्या कहेंगे सर डायरेक्ट कि सर दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, दोनों का जोड़ 90 तो हो ही रहा है, तो सर इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या रिजल्ट आ गया, 1 बराबर sin A आ गया। और आप लोग इतना समझदार तो हैं कि सर साइन में किसका वैल्यू 1 होता है, तो बाबू sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, यानी A बराबर आप क्या कहेंगे बाबू, आपका रिजल्ट कितना हो गया, π/2 हो गया। π/2 का मतलब बाबू डिग्री में 90 डिग्री, डिग्री में आपसे आंसर पूछ रहा कितना 90 डिग्री, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बाबू अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हम लोगों का है देखिए 84 नंबर है बाबू, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है 84। देखिए 42 लड़कों के कक्षा से 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नए लड़के को प्रवेश दिया जाता है। यदि इस परिवर्तन के कारण उस कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है तो नए लड़के की आयु क्या। बाबू डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि नए लड़के का जो आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए तो 42 लड़कों की कक्षा है, 10 वर्ष का आयु का एक लड़का चला जाता है, तो जब 10 वर्ष के आयु का एक लड़का बाबू जाता है, लास्ट में क्या बोला, उस कक्षा में लड़कों की औसत आयु में 2 महीने बढ़ जाए। इसका मतलब हुआ जो 10 वर्ष का लड़का गया था उससे ज़्यादा उम्र का लड़का आया उसके स्थान पर। बाबू 42 लड़का था, 42 की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, एक 10 वर्ष वाला गया, उसके जगह पे एक नया लड़का आया, उससे क्या हुआ, सभी लड़कों का जो एवरेज था वो 2 महीने से बढ़ गया। इसका मतलब एक ही बात निकलता है कि जो नया छात्र आया है वो क्या है, 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है। बाबू कितना ज़्यादा उम्र का है, तो 10 प्लस, अब बताइए 2 महीने बढ़ जाना। बाबू 42 लड़के और 2-2 महीने बढ़ जाएगा बाबू, 42 गो लड़का है, सबका आयु अगर 2-2 महीने बाबू बढ़ गया, यानी 42 दूना 84 महीना बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 84 माह बढ़ गया बाबू, 84 माह बढ़ गया टोटल। 10 वर्ष का ये बंदा है और वो नया बंदा जो है 10 प्लस 84 माह ज़्यादा, तो 84 माह जो वृद्धि हुआ बाबू कितना लड़का में, ये 84 माह का जो वृद्धि हुआ बाबू कितने लड़कों में बाबू। देखिए तो भाई 84 माह का वृद्धि हुआ, तो 84 माह मतलब कितना, 84 अपॉन कितना, 84/12, 12 7 84 हैं, यानी 10 प्लस 7 यानी कितना, 17 वर्ष का क्या था, 17 वर्ष का जो था वो बंदा आया था। वो बंदा जो आया वो कितना वर्ष का था, 17 वर्ष का था, क्योंकि 10 वर्ष तो होना ही चाहिए और सभी लड़का 2-2 महीना बढ़ गया। 42 वो लड़का था, 84 महीना बढ़ गया,
यानी 10 वर्ष से 84 माह ज़्यादा उम्र का था कौन? नया लड़का। तो 84/12 यानी 7 साल ज़्यादा का था। यानी वो लड़का कितना साल का था? 17 साल का था। चले आगे हम लोग, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो आपका है बाबू वो देखिए यहाँ आ गया, कितना नंबर पर? 88 नंबर पर। क्या है 88 नंबर? देखिए बाबू, बोल रहा 50 पुरुष एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, दुगुनी क्षमता वाले 100 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है भाई, 50 पुरुष अगर किसी काम को 50 पुरुष अगर बाबू किसी काम को कितने दिन में करता है? 40 दिनों में, है उसी काम को। तो दुगुनी क्षमता वाले 100 पुरुष इस काम को, देखिए 50 पुरुष का जो क्षमता था बाबू, उससे दुगुना क्षमता वाला क्या आ गया? पुरुष आ गया। कितना आ गया? दुगुना क्षमता वाला। तो भाई दुगुना क्षमता वाला है तो इस हिसाब से हम कहेंगे ना दुगुना क्षमता वाले 100 पुरुष। तो अगर इसके क्षमता के अनुसार चलें तो 100 पुरुष को हम डायरेक्ट क्या कह दें? 200 पुरुष आ गया सर। इसके क्षमता अनुसार तो 200 पुरुष आ गया। और कितने दिन में पूरा करेंगे बाबू? तो 1 दिन में 50 चौका 200 4 दहिन 40, यानी कितना दिन में कर देगा बाबू? 10 दिन में। कितना दिन में कर देगा? 10 दिन में। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 50 × 40 और गुने 100 × x करते, और क्षमता इसका दुगुना था तो इसको 2 से गुना, इसको 1 से गुना, तब पर भी 200 हो जाता। या ऐसे सोचे कि 50 पुरुष अगर 40 दिन में करता है, और जब दुगुना क्षमता वाला 100 आ गया, क्षमता भी दुगुना पुरुष भी 100, तो पहले के क्षमता के अनुसार चलें तो 100 दूना 200 पुरुष हो जाएगा। तो कितना दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। यानी आपका आंसर कौन हो गया बाबू? बी नंबर हो गया। आगे चले हम लोग, आगे देखिए आपका फिर से सवाल क्या आ गया 89 नंबर पर। यहाँ पर भी बाबू आंसर में कुछ डाउट था तो यहाँ भी हम लोग एक क्वेश्चन सेट कर दिए हैं नया PDF में, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन क्या किए हम लोग? नया क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि इसका कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है बाबू। वैसे क्या है ये? पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप अभी अभी आप लोगों ने समझा है, आप इसको हल भी कर सकते हैं। जो आंसर आएगा वो आपका ए का कितना भाग हो, ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पर जो आपको PDF मिला है वहाँ एक बेहतरीन क्वेश्चन इसी तरीके का दिया गया है, उसको आप लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तब चलते हैं हम लोग, इसको आप लोग करेंगे हल। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन रहा कि यदि एक रेलगाड़ी 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है तो वह 10 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी बाबू? बोलिए, बताने वाला है ये क्वेश्चन बाबू? बिल्कुल बताने वाला नहीं है। आप लोग यूं बना दीजिएगा, स्पीड दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो 86.4 गुने टाइम कितना? 10 मिनट, यानी 10/60 कर दीजिए ना, 10/60 हो गया आंसर। 10 छक्के 60, 6 से काटिए इसको, 8 × 8, 2 2 × 6 26, 6 चौक 24, 2 2 × 4 24, 6 चौक 24। यानी बाबू कितना डिस्टेंस तय करेगा तब तक में रेलगाड़ी? 14.4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 14.4 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न अब आप लोगों का कहाँ आ गया? 95 नंबर पे आ गया। 95 नंबर का आपका मैथ क्या कह रहा है? एक वर्ग का विकर्ण 4√2 है। एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है का विकर्ण कितना होगा? बाबू बताइए कि अगर किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, अगर किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, विकर्ण अगर हम उस वर्ग के भुजा को a सपोज किया तो कहेंगे √2a का मान है सर ये, यानी a बराबर 4 हो गया तो उसका एरिया क्या हो जाएगा सर? भुजा स्क्वायर, 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बोल रहा है एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। बाबू अगर इसका क्षेत्रफल को a डिनोट किया और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल को a डैश कहें तो 16 दूना 32 उसका क्या हो गया? क्षेत्रफल होगा। बाबू अगर 32 क्षेत्रफल है, इसके साइड को a बोले, इसके साइड को a डैश बोल दें तो क्या होगा? इसका साइड √अंडर क्षेत्रफल 16 दूना 32 यानी कितना? 4√2 सेंटीमीटर बाबू इसका भुजा हो गया। अब बोल रहा है उस वर्ग का विकर्ण कितना होगा? तो बाबू डायगोनल कैसे निकालते हैं? अगर साइड मालूम हो तो डायगोनल जो होता है, DIAGONAL,
डायगोनल जो होता है बाबू कितना, √2 गुने भुजा, तो 4√2 गुने √2 यानी 4 दूना 8 सेंटीमीटर बाबू क्या हो गया, उस नए वाले वर्ग की विकर्ण हो गया। चले बढ़ें आगे हम लोग बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या है, 98 नंबर, क्या है 98 नंबर जो बाबू हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। 98 नंबर जो हम लोगों का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, और जो भी PDF आप लोगों के पास पहुंचा है, सॉल्यूशन नहीं पहुंचा है बाबू इंतज़ार करिए, वो बहुत जल्द मिलने वाला है। पढ़िए, फ़ायदा उठाइए सभी आदमी। और हम लोग एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को हर एक टॉपिक जो आपका कमज़ोर पड़ जा रहा है, आप लोग बताइए कमेंट करके, सर इसका क्लास चलाइए, तो वो भी हम लोग चला के आपके सारे सेक्शन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है। बाबू रेट अगर 4% है और समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज के लिए क्या पढ़े हैं कि रेट इंटू टाइम बराबर SI, तो 4 दूना 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 80 रुपया दिया हुआ है। 8% बराबर 80 रुपया। तो उसी धनराशि का उतने ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बाबू। तो पहले अगर आप ये SI है आपका SI, तो पहले CI फाइंड करिए। तो रेट 4% हो और समय 2 वर्ष हो, तो CI क्या हो जाएगा हमारा, 4 + 4 + 4 गुने 4/100, यानी कितना, 4 4 8.16%। ओके, तो अगर 8% का मान 80 है, तो यहाँ से आएंगे तो 1% का मान क्या कहेंगे सर, 10 है। और CI चाहिए तो 8.16%, CI बराबर कितना, 8.16% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 8.16 गुने 10 बराबर कितना, 81.6, कितना हो जाएगा, 81.6 हो जाएगा। और इस प्रकार आज हम लोगों का क्या हुआ, पूरे मैथ का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग देख लिए। आप लोग क्या करेंगे सर, कोई भी सेट का डिस्कशन देखने से पहले टेलीग्राम को सभी आदमी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सबको PDF मिल जाएगा। और उस PDF में, टेलीग्राम के PDF में आपको मैथमेटिक्स ही नहीं और भी रीजनिंग, साइंस, बहुत सारे चीज़ का आपका यहाँ मिल रहा है पैकेज, एकदम मटेरियल मिल रहा है। पढ़िए उसको, NTPC के लिए एकदम पर्याप्त है। ठीक है, तो सोनू सर, तो बाबू आज हम लोग यहाँ तक देखे, फिर हम लोग अगला सेट भी अपलोड होगा। चलिए आज के लिए थैंक यू। पढ़िए आप लोग मन लगा के।